अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर अकेडमी। CSS के हवाले से आज का हमारा सेशन है और इस पे भी हमने अपने स्टूडेंट के साथ कोर्स के हवाले से तो बात करते ही रहते हैं, सेशन करते रहते हैं और क्वेश्चन भी चलते रहते हैं। इसके अलावा एकेडमिक लेवल पे जो टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें हैं वो चल रही हैं। साथ में स्टूडेंट्स को जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना भी एक प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। और चीज़ों को जितना हो सकता है अपनी लाइफ में नॉर्मल रखें। CSS की स्टडी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो सीरियस होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से ख़बरें आप निकालते हैं, इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें और इसमें रिलैक्स रहें, इंजॉय भी करें, लर्निंग भी करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो भी करें। तो सारी फेजेस को साथ साथ लेके चलें और सबसे बड़ी बात कि इसको इंजॉय भी करें। तो आज का सेशन हमारा एक इंतहाई अहम सवाल के बारे में है जो अक्सर स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। हर एक की स्पेशलिटी हर एक एरिया में नहीं हो सकती। जैसा कि अब अगर किसी ने मास्टर किया है केमिस्ट्री में तो उसकी केमिस्ट्री में ग्रिप है। अगर किसी ने लिटरेचर इंग्लिश में मास्टर किया है तो उसकी इंग्लिश में ग्रिप है। तो जब वो एवरीडे साइंस पे जाएगा इंग्लिश वाला तो उसको प्रॉब्लम आएगा। और इसी तरह से केमिस्ट्री या फिज़िक्स या बायो पढ़ने वाला जो है उसने इंटर में, ग्रेजुएशन में भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के रेलेवेंट टॉपिक पढ़े होंगे तो उसको उसमें मसला नहीं आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एक एरिया जिसमें एक स्टूडेंट को मसला होता है दूसरे में उसको मसला नहीं होता है। तो एक स्टूडेंट को एट अ टाइम ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी भी एरिया में कोई दुश्वारी ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो उसको आसान हो किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी एक डिस्कशन है वो इसी पे है, टेक्निक्स टू मेक लर्निंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स ईजियर। यहाँ पे टॉपिक्स की बजाय आप सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो थोड़ी आवाज़ में इशू आएगा तो उसके लिए माजरत आपको स्टार्ट में ही। तो CSS की अब इसको फर्दर अगर आप कहते हैं तो CSS और PMS पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की सेम लेवल पे स्टडी होती है, कोई इसमें सच एज इशू नहीं होता। अच्छा, यही जो टेक्निक्स हैं आप एक टॉपिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एरिया एनालिटिकल रीजनिंग वाला, वो उसमें आप वीक हैं या फिर उसने कोई भी हम में से ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने एकेडमिक लेवल में इंटर तक या ग्रेजुएशन में कहीं पे भी इस पार्ट को पढ़ा हो। तो कुछ की समझ में ये चीज़ें आ जाती हैं, कुछ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और इसी तरह से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक डाइवर्सिटी होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो कोई भी एरिया हो, कोई भी टॉपिक हो जो आपको अपने रेलिवेंट नहीं लगता, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वो आपके लिए कम्प्लेक्स है। सो उसको आपने आसान कैसे बनाना है, इसको जनरलाइज करके हम चलते हैं। सबसे पहले चीज़ तो है ब्रेक डाउन, कि एक क्वेश्चन है कम्प्लेक्स टॉपिक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 12 चैप्टर होंगे, 15 चैप्टर होंगे या कुछ इस तरह से। अब 12 चैप्टर, 15 चैप्टर को एक बुक हम कहते हैं। एट अ टाइम सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ऑब्जॉर्व नहीं हो सकती। अब चैप्टर की बात कहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर को ले लेते हैं, उसमें 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक में से 3 आपको आते हैं तो 2 आपको मुश्किल है। 2 में से एक को पकड़े तो एक टॉपिक के अंदर 5-4 कंसेप्ट की बात होती है। तो सारे के सारे कंसेप्ट एट अ टाइम जो है उसके ग्रिप करने की कोशिश ना करें, बल्कि ईच एंड एवरी पॉइंट को पहले क्लियर करें, एक एक पे वर्किंग करें, फिर उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो हम इस पूरे प्रोसेस को कि एक बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना, या इसी तरह से एक ऐसे है या एक आप क्वेश्चन कहें तो 2 पेजेस पे है तो उस पेजेस की अगर पेज की बात करते हैं तो हो सकता है कि वो पैराग्राफ करें तो 15 पैराग्राफ उसमें बनते हो। तो एक वक्त में एक पैराग्राफ के ऊपर ही फोकस करें। जब इसको क्लियर कर लेते हैं तो उसका आप ये फील करें कि आपने एक जो मुश्किल चीज़ थी उसका पहला स्टेप ले लिया है। दूसरे स्टेप में आपने दूसरा पैराग्राफ और उसमें कोई नया कंसेप्ट है तो उसको भी आपने लर्न करना है। तीसरे पे इसी तरह से 3-4 टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर 3-4 चीज़ें मुश्किल होती हैं। जब उनको इंडिविजुअली आप समझ लेते हैं तो फिर एज अ होल पूरे टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको वो आसान हो जाएगा। सो इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इट डाउन।
ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल चंक्स, ताकि आप उसको आसानी से चंक की सूरत में समझते जाएं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वन कंसेप्ट एट अ टाइम, कि एक कंसेप्ट पे पहले फोकस करें, उसके बाद आगे करें, नेक्स्ट वाले पे जाएं, बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले आपने पहले को क्लियर कर लेना है। द अप्रोच अलाउज फॉर अ डीपर कंप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ नहीं है कि इसकी रीडिंग कर लेनी है, बल्कि उसके करक्स भी होता है, उसके अंदर कोई ना कोई डिटेल में बात होती है, उसको भी आपने समझना होता है। अब आ जाती है सेकंड जो हमने चीज़ करनी है, वो है कि विजुअलाइज एंड डायग्राम। कहते हैं कि हज़ारों अल्फाज से एक तस्वीर जो आती है वो ज़्यादा क्लियर होती है, या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें समझी जा सकती हैं। किसी को बाई फेस आप देख लेते हैं तो बाई फेस एक तस्वीर है, लेकिन अगर कोई उसके बारे में डिटेल लिखना शुरू कर दे कि वो फ़लाँ तस्वीर या जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो भी आप अपने माइंड में तस्वीर नहीं बना सकते। सो विजुअलाइज करना या उनका डायग्राम अगर हमारे सामने आ जाता है तो चीज़ें आसान और भी हो जाती हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई चीज़ होती है। अब एक कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं जी कि गन्ने से लेके शुगर कैसे बनती है, तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। अगर उसका सारा टेक्निकली लिखा हो तो आपको समझ नहीं आएगा। आप क्या करें, यूट्यूब पे जाएं और उसका जो शुगर मेकिंग प्रोसेस है वो आप लिख दें, तो आपके सामने वो सारा आ जाएगा कि गन्ना कैसे क्रश हो रहा है और कैसे उसके जो लिक्विड उसका निकाल के उसको फर्दर कैसे प्रोसेस करके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से मिक्स करके फर्दर उसके क्रिस्टल कैसे बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको वैसे समझ नहीं आती उसको विजुअलाइज और डायग्राम की सूरत में समझने की कोशिश करें। यूज़ विजुअल एड्स सच एज, इसमें क्या क्या हो सकता है, डायग्राम्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, और माइंड मैप्स टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टॉपिक। विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन कैन मेक कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल एंड मेमोरेबल। उसको एक्सेस भी आप आसानी से कर सकते हैं और देर पा याद भी रख सकते हैं। अब अगला टॉपिक पे जाते हैं, या अगली एक बात जो इम्पॉर्टेंट है कि सीक मल्टीपल सोर्सेज। ये नहीं है कि सिर्फ बुक के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, उसकी आप वीडियो भी देखें, उसकी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल है वो भी उस पर रीड करें, कोई यूट्यूब पे उसके रेलेवेंट आपको लेक्चर मिलता है उसको भी देखें, और रियल लाइफ में कहीं और भी कोई इमोजी वगैरह कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई हेल्पिंग मटेरियल आपको मिलता है तो वो भी देखें। सो डोंट रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसल्ट मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्कॉलरली आर्टिकल्स और video lectures to gain different perspectives on the topic. This helps in developing comprehensive understanding and filling gaps in knowledge. को आपके इल्म में जो गैप होता है उसको फिल करने में आपकी हेल्प हो जाती है। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, या अगला पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, एंगेज इन एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग से क्या मुराद है और पैसिव लर्निंग से क्या मुराद है। पैसिव का मतलब तो ये है कि एक चीज़ एक बंदा बोलता जा रहा है, वीडियो लेक्चर है या जो भी है, तो आप सुनते जा रहे हैं, बस ये पैसिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि अगर वो एक स्टेप आपसे टीचर बात करता है, वो लाइव है, वो वीडियो में बात कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, सो आपने उसकी बात को सुनना है। अगर वो कहता है कि ये डायग्राम ऐसे बनाना है, तो आप भी अपनी नोटबुक पकड़ें, अपनी रफ बुक पकड़ें और उसके ऊपर डायग्राम बनाएं। अगर वो पढ़ा रहे हैं साथ में, वो किसी चीज़ पे बात करते हैं या इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर लें, नोट कर लें। इसके अलावा कुछ और वो आपको प्रैक्टिस के लिए कहते हैं, तो उसमें आप वो एंगेज हों। बात तो सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है, वो वीडियो के थ्रू हो, वो लाइव लेक्चर्स के थ्रू हो, किसी तरह से भी हो, आप खुद से सवाल करना शुरू कर दें। टीचर जब पढ़ा रहा है तो टीचर जब पढ़ा रहा है तो साथ में कुछ खुद भी आगे चल के सोचें, सवाल करने की कोशिश करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें और इस तरह से अपने आप को एंगेज करें। इसको क्या कहते हैं, एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग ज़्यादा सूदमंद होती है। एक दफ़ा आपने सेशन एक्टिवली एंगेज कर लिया तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती। एक्टिव एंगेज विद द मटेरियल बाय टेकिंग नोट्स। क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है की नोट्स की जो अहम बातें होती हैं, एंड आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चन। अपने आप से कुछ आपने सवालात भी करने हैं। एंगेजिंग
इन डिस्कशन, अगर क्लास है तो टीचर आपसे कोई सवाल करता है तो आप जवाब दें, अगर आपसे कहा जाता है कि सवाल करें तो सवाल करें। पार्टिसिपेशन इन स्टडी ग्रुप्स और टीचिंग अदर्स अबाउट द टॉपिक कैन आल्सो इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। अब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो डिस्कशन में हूँ, क्लास में दो दोस्त बैठे हुए हैं तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कशन बनाए, ग्रुप्स बनाए। इसी तरह से अगर कोई भी नहीं मिलता और आप एक बुक से एक आर्टिकल पढ़ते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई हिस्ट्री का है, तो जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बहन भाइयों में से हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कितना समझते हैं। वो डेफिनेटली जो आप पढ़ के गए होंगे आपके लिए चीज़ आसान होगी, तो वो आपको कहेगा कि मुझे इस पर इतना है, क्या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो सरफेस लेवल पे होगी वो बता देंगे। तो उसके बाद आप उस टॉपिक पे उनसे पढ़ा सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है। तो इससे क्या है, आप रिटेन करते हैं नॉलेज को। इसके बाद अगला कदम जो है, अगला स्टेप जो है वो आपने करना है रिलेट इट टू रियल लाइफ, कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं देखें कि प्रैक्टिकली ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, मुआशरती, मुआशी और बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप बुक में पढ़ रहे होते हैं कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो जब आप अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने सोसाइटी में, अपनी रियल लाइफ में उन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। फाइंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिलेटेड टू द complex topic. Understanding how the concept is relevant in everyday life can make it more relatable and easier to grasp, कि आप उसको आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ऐसे अगली भी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है सबसे अहम बात, प्रैक्टिस, कि किसी चीज़ को बगैर प्रैक्टिस के आप मास्टर नहीं हो सकते। सो एक दफ़ा लर्निंग की फेज़ होती है, दूसरी नोट टेकिंग की एक्सरसाइज होती है, फिर उस पर एक्सरसाइज करते हैं, क्विज़ेज अटैम्प्ट करते हैं। सो ये चीज़ें एक ही टॉपिक पे रिपीटेडली आप जब करते हैं तो आप उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। कोई भी ऐसे मुश्किल से मुश्किल काम नहीं है जिसमें आप मास्टर नहीं हो सकते आफ्टर प्रैक्टिसिंग। सो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ की टू मास्टरिंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स, सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, work through exercises or engage in hands on activities to apply the concepts you have learned। जो चीज़ें सीखी उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, एक्टिविटीज़ उस तरह की करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कंफर्टेबल यू बिकम विद द सब्जेक्ट मैटर, कि जो एक सब्जेक्ट है जिस पे जब आप रीड करते हैं तो आप इतना रिलैक्स नहीं होते, लेकिन जब आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस पर रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वो आपकी ग्रिप में आ जाता है टॉपिक। सो प्रैक्टिस इज़ अ की टू ग्रिप द डिफ़िकल्ट टॉपिक, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और कम्प्लेक्स इश्यूज एंड एक्टिविटीज़। इसके बाद अगली जो बात है कि सीक क्लैरिफिकेशन। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद बैठ के करते हैं लेकिन हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि क्या मैं इस बारे में ठीक हूँ जो मैंने आइडिया बनाया। तो आप एक दफ़ा जो चीज़ आपकी कंसेप्ट कुछ बन जाता है उसी चीज़ को किसी और बंदे से डिस्कस करें तो वो आपको बताएगा जो उस एरिया का एक्सपर्ट होगा। वो आपका टीचर, मेंटर, दोस्त कोई भी हो सकता है, पेरेंट में कोई हो सकता है, बहन भाइयों में कोई हो सकता है, उससे आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टीचर्स, प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स इफ़ यू फाइंड अ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक कन्फ्यूजिंग। अगर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रही है तो उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन हेल्प क्लैरिफाई एंड अनसर्टनिटी एंड डीपन योर अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो और भी बढ़ता है। इसके बाद अगला जो एक और अहम हमारा स्टेप है वो है मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वो कैसे जी? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये है कि आपको जितने भी लेटेस्ट सोशल मीडिया आगे पीछे जितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके अलावा टेक्निकली कोई चीज़ें आपके पास सिमुलेटर होता है, ऐप्स वगैरह होती है जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करें। डिपेंड करता है कि किस चीज़ के बारे में आप कंफ्यूज हैं, मुश्किल है आपको लगती, उसके बारे में टेक्नोलॉजी आपको कितना सपोर्ट कर सकती है। सो जितनी सपोर्ट हो सकती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर और कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT जिसको कहते हैं वो तो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, यानी कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी थोड़ी हेल्प ले, वो किसी तरह से हो सकता है। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं या उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। लेवरेज टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट कैन एड इन लर्निंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल एप्स, सिमुलेटर्स और इंटरैक्टिव platforms can provide additional support and make learning more engaging।
इसके बाद अगला जो है जी, यूज़ मेनेमोनिक्स एंड मेमोरी टेक्निक्स की चीज़ों को आप लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी एक क्वेश्चन है और उसकी 10 हेडिंग्स है और हर हेडिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसका किसी का बनता है एच, दूसरी का होता है यू, एम, ए होता है, एन होता है, टी, आर, वाई आ जाता है। तो आप इनकी एब्रीविएशन सबसे एक एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये क्या बनता है, ह्यूमन ट्राई, ह्यूमन ट्राई। सो आपका क्वेश्चन जो है एक वर्ड में आ गया कि इसकी इतनी हेडिंग्स है और इससे ये मुराद है। तो ये होता है यूज़ ऑफ मेनेमोनिक्स एंड मेमोरी टेक्निक कैन हेल्प यू remember complex information more easily, create acronyms, visualize associations, or use memory techniques like the method of Lucy or spaced repetition to enhance recall. So ये आपके होता है कि आप उनकी एक जो है वो एक्रोनिम वगैरह बना लेते हैं और इस तरह से आसान कर लेते हैं चीज़ों को। चलते हैं, इसके बाद जो फाइनल आपने काम करना है वो है टेक ब्रेक्स एंड मैनेज टाइम। आप अपने टाइम को देखें कि कौन सा टाइम आपको ज़्यादा सूट करता है स्टडी के लिए, जिसमें आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, आपका माइंड ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और जब एक दो चीज़ें लर्न कर रहे हैं तो उसके बाद रिलैक्स हों, उस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि आपने कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है। उसके बाद फ्रेश होकर फिर अगली जो है वो पॉइंट उसके ऊपर डिस्कस करें, उसके ऊपर गौर करें, उसके ऊपर सर्च करें, ताकि आप एक चीज़ को एंजॉय भी करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 10 पेजेस ख़त्म करने और उस 10 पेजेस में हो सकता है कि बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हों और पेजेस ख़त्म करने के चक्कर में आप उनको स्किमिंग करते हुए निकल जाएं और आपको हासिल कुछ ना हो। सो इससे बेटर है कि अपने टाइम को ब्रेक करें, बार बार चीज़ों की तरफ आएँ, यानी कि सुबह अगर 1 घंटा पड़ा है, दोपहर में 1 घंटा पड़ा है, शाम को 1 घंटा पड़ा है, रात में फिर दरमियान में कहीं मूड बनता है तो 1 घंटा पढ़ लेते हैं। तो ब्रेक्स में चीज़ों को लेकर चलें, टाइम को मैनेज करें और स्टडी के लिए जितना 5-6 घंटे रखा हुआ है, बजाय इसके कि लगातार 5-6 घंटे स्टडी करते जाएँ, तो उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो वो ज़्यादा आपका आउटपुट बेहतर होगा। अलाउ योरसेल्फ रेगुलर ब्रेक्स while studying complex topics. It gives your mind time to absorb and process information, also manage your time effectively. Breaking your study sessions into manageable chunks to avoid feeling overwhelmed, यानी कि आपके ऊपर बोरियत नहीं बढ़ेगी। सो ये सारे थे हमारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, मास्टरिंग कम्प्लेक्स टॉपिक्स टेक्स टाइम एंड एफर्ट। इसके लिए टाइम भी लगता है, कोशिश भी लगती है जो मुश्किल टॉपिक्स को आसान करने के लिए। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आपने बी पेशेंट विद योर सेल्फ, आपने आपसे सब्र से लेके चलना है, स्टे कंसिस्टेंट, बार बार ट्राई करते रहना है, छोड़ना नहीं है, एंड एक्सेलरेट स्मॉल अचीवमेंट अलॉन्ग द वे। जो आपको लंबे रास्ते पे चल रहे हैं तो छोटी छोटी जो आपकी कामयाबियाँ उनको सेलिब्रेट करें। विद द राइट स्ट्रेटजीज एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन मेक लर्निंग कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स मोर एक्सेसिबल एंड इंजॉयबल। कि जो भी जितनी मुश्किल चीज़ होगी आप उसको तरीके से लेके चलें तो वो आप आसान कर सकते हैं। सो हार्वर्ड अकेडमी के मुख्तलिफ कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हार्वर्ड अकेडमी का CSS का कंपल्सरी सब्जेक्ट भी और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।